हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि इंसुलेटर्स यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है ऐसे मटेरियल जो चार्ज के फ़्लो को अलाउ नहीं करते हैं, जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ़्लो को अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे मटेरियल उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस के ऊपर हमने मटेरियल्स को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हम जानते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर चार्जेस का फ़्लो अलाउ है और जिसके थ्रू करंट का फ़्लो अलाउ है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स। और नॉन कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, जो चार्ज के फ़्लो को अलाउ नहीं करते हैं, जिनके पास फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, जिनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं करंट बनाने के लिए। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू करंट या इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके थ्रू चार्जेस को फ़्लो नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या है? नॉन कंडक्टर्स ही है। तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए, ओके, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ओके, नाउ हम डाइलेक्ट्रिक्स क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्या ज़रूरत है डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ने की? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर एक कंडक्टिंग डिवाइस होता है जो चार्जेस स्टोर करता है और चार्ज के साथ साथ वो पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी को भी स्टोर कर लेता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो कैपेसिटर हमें क्या करता है? इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसलिए हम कैपेसिटर को यूज़ में लेते हैं। अब बात उठती है कैपेसिटर की वर्किंग पे। कैपेसिटर क्या काम करता है? तो कैपेसिटर काम करता है चार्ज को स्टोर करने का। चार्ज को स्टोर करने की अपनी उसकी कुछ कैपेसिटी होती है और यही उसका काम होता है, चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पे हमें वापस देना। ओके, अब हमारे पास एक कंडक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर मतलब कंडक्टर ही होता है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हम कैपेसिटर भी कह सकते हैं। उस कंडक्टर को हम चार्जेस देते हैं। उस कंडक्टर की या उस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज वो ले नहीं सकता अपने अंदर। ओके, जैसे एक कंडक्टर है जिसकी लिमिट है 1000, तो वो 1000 चार्जेस को ले लेगा। अगर 1000 चार्जेस से एक चार्ज भी ज़्यादा होगा तो वो उस चार्ज को सराउंडिंग में जो भी मीडियम है उसको आयोनाइज करने के लिए खर्च कर देगा। यानी वो चार्ज क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट में चला जाएगा, यानी वो लीकेज में चला जाएगा। ओके, तो एक कंडक्टर की अपनी एक लिमिट है। हम चाहते हैं कि उस कंडक्टर की लिमिट बढ़ा दी जाए। किसी भी तरह से हम उसके चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी लिमिट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका है? हम एक दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं, उसके पैरेलल रखते हैं। पैरेलल रख के हम उसका पोटेंशियल डाउन कर लेते हैं कंडक्टर का। और पोटेंशियल डाउन करने से क्या होता है? हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। अगर पोटेंशियल डाउन होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम उस सिंगल कंडक्टर की, जो कि पहले आइसोलेटेड कंडक्टर था, हमने क्या करा? उसके पैरेलल दूसरा उसी साइज का एक कंडक्टर ला के रखा और उसकी हेल्प से, उसके सपोर्ट से हमने इसका पोटेंशियल डाउन कर दिया हमारे कंडक्टर का, और पोटेंशियल डाउन करके इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। अब हम और भी नए चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? एक कंडक्टर के सामने दूसरा कंडक्टर लेके आ रहे हैं और अपने वाले कंडक्टर की हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। ओके, तो ये एक अरेंजमेंट हमने बनाया। इस अरेंजमेंट को एक्चुअल में कहा जाता है कैपेसिटर। अदरवाइज एक सिंगल कंडक्टर को हम कैपेसिटर नहीं बोलते हैं, और अगर फिर भी हम एक सिंगल कंडक्टर को या आइसोलेटेड कंडक्टर को कैपेसिटर बोल भी देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी सपोर्टिव कंडक्टर कहीं इनफाइनाइट पे रखी होगी। अदरवाइज हम कैपेसिटर
किसको कहेंगे हम? कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को कहेंगे, दो कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन को, जिसमें एक कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं और दूसरा कंडक्टर वहाँ पे हमें हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए रखा होता है, जो हमारे कंडक्टर का पोटेंशियल डाउन करता है ताकि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। तो इस अरेंजमेंट को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। अब हमने चाहा कि हम इसकी कैपेसिटी और बढ़ाएं, तो इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका ये है कि ये जो दो कंडक्टर हैं जिनके बीच में अभी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है, या फिर मान लेते हैं एयर है, इस फ्री स्पेस को अगर हम डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो हमारे जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस और भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक फिल करने से पोटेंशियल डाउन होगा, और हमें पता है कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो किसको पकड़ना है? पोटेंशियल को। पोटेंशियल को पकड़ के क्या करना है? डाउन करना है। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल को डाउन किया, कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो जो सेकेंड प्लेट पहले कर रही थी, हमें हेल्प कर रही थी, कैसे कर रही थी? हमारे आइसोलेटेड कंडक्टर की पोटेंशियल को डाउन करके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही थी। उसने जितना करना था, जितना कर सकती थी उसने किया। अब हम चाहते हैं कि और कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करते हैं? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ में लेते हैं, उसको लेके आते हैं, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो फ्री स्पेस है, जो खाली जगह है, उसके अंदर उसको भर देते हैं। उस डाइलेक्ट्रिक को भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक को भरने से क्या होगा? पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो गया तो कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो बढ़ाते रहना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेके आएँ और उस कैपेसिटेंस के बीच में जो फ्री स्पेस है, जो वैक्यूम है, उसके अंदर उसको फिल कर दें, और इस तरह से पोटेंशियल डाउन करके, पोटेंशियल को डिक्रीज़ करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। ओके। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही यूज़ में क्यों लेते हैं, तो और ये पोटेंशियल कैसे डाउन होता है? तो इन सारे सवालों का जवाब ही हमें ढूंढना है। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है और व्हाट इज़ पोलराइजेशन। देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। ओके, बट ये कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ज़रूर शो करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है, उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ही नाम है पोलराइजेशन। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट शोज सम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, एंड द पोलराइजेशन इज दैट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? सो दीज आर इंसुलेटर्स which do not have free charges, and so they don't conduct electricity. But still they show some electrical effects. Okay, so these materials are known as dielectrics. There are two types of dielectrics. One is polar and second is non-polar. ओके, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए, हमें मालूम है कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे नॉन कंडक्टर है, चाहे डाइलेक्ट्रिक है, कोई सा भी मटेरियल है, हर मटेरियल एटम से मिलके बना होता है। ओके, और एटम के लिए हम जानते हैं बेसिकली एटम क्या होता है, नेचर के अंदर न्यूट्रल होता है। एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए एक एटम का जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अगर वो एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन
एक चार्ज पार्टिकल, वो एटम एक चार्ज पार्टिकल बन जाता है और वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अगर वो एक एटम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया। तो एटम जो वर्ड है वो यूज़ में हम लेते हैं न्यूट्रल पार्टिकल के लिए, और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए तो वो एटम नहीं कहलाता, फिर वो आयन कहलाता है। ओके, तो ये तो हमें केमिस्ट्री के अंदर भी मालूम है, पढ़ा हुआ है हमने। तो बेसिकली जो भी मटेरियल है, अभी हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक भी क्या है, बहुत सारे एटम से मिलके बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलके बनता है, और सारे मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। और एटम बेसिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। तो डाइलेक्ट्रिक के पास नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस, एक डाइलेक्ट्रिक के पास नेट चार्ज होता है 0, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ चार्ज की। सेंटर ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा 11th में पढ़ा है सेंटर ऑफ मास। जैसे एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर का अपना कुछ मास है। अगर मैं उसके मास को कंट्रोल करना चाहूँ तो मुझे एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से उस स्फीयर का पूरा मास कंट्रोल हो सकता हो। ओके, तो वो पॉइंट है उस स्फीयर का सेंटर। ओके, तो एक स्फीयर का जो सेंटर होता है, वो पॉइंट, वो लोकेशन वो होती है जहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस स्फीयर का, उस सॉलिड स्फीयर का सारा मास कंसंट्रेटेड है। ओके, जब अगर हमें उस स्फीयर को घुमाना है हाथ में, तो हमें फिंगर को इस तरह से पॉइंट करना पड़ता है कि हमारी फिंगर किस तरफ रहे, सेंटर ऑफ मास की लाइन पे रहे। ओके, जिस एक्सिस के अबाउट हम उस बॉल को रोटेट करना चाहते हैं उस एक्सिस पे रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप है, सबसे ईजी आसान सी शेप है, रेगुलर शेप है, इसलिए ये अच्छा कोइंसिडेंस है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो जैसे हमने मास के लिए सेंटर ऑफ मास के मास को ढूंढा, हमने बताया कि ये सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, वो लोकेशन है जहाँ पे हम पूरे स्फीयर का मास है जो उसको एज्यूम कर सकते हैं कि उस लोकेशन पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। ऐसे ही कोई भी इर्रेगुलर शेप होती है, तो इर्रेगुलर शेप के अंदर सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो, क्योंकि इरेगुलर शेप होने से, अगर इरेगुलर शेप है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा, कहीं और होगा। ओके, तो जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। ओके, जैसे सेंटर ऑफ मास वाला जो हमने पॉइंट लिया कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे हम मानते हैं कि सारे के सारे मास का इफेक्ट एक जगह पे आता है, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम मान सकते हैं कि सारे चार्ज का उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे इफेक्ट एक साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। उन सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का सेंटर ऑफ चार्ज अगर हम माने तो कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली उस न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अब उस न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स बनी हुई है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, तो उन सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, तो उसके लिए ध्यान रखिए, जैसे ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये कहाँ घूम रहे हैं, बाहर ऑर्बिट में। अगर हमसे पूछा जाए कि इन सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कौन सा है, सेंटर वाली लोकेशन कौन सी होगी, तो उसका आंसर होगा कि यही पॉइंट होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, इस सेंटर पे, क्योंकि जो एटम है उसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर के जैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। तो ऑब्वियसली जैसे फुटबॉल के केस में या सॉलिड स्फीयर के केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है, तो वैसे ही यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज है। तो सेंटर ऑफ चार्ज वाला टर्म जो हम कह रहे हैं, तो सेंटर ऑफ चार्ज जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है।
ओके जैसे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है वैसे सेंटर ऑफ चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। तो सेंटर ऑफ चार्ज के बेसिस पे हमने डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में बांट रखा है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अगर सेंटर ऑफ चार्ज एक ही लोकेशन पे हैं, नेगेटिव का सेंटर ऑफ चार्ज एंड पॉजिटिव का सेंटर ऑफ चार्ज, अगर ये दोनों एक ही लोकेशन पे कोइंसाइड करते हैं तो इस सिचुएशन में ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं नॉन पोलर। ओके और अगर नेगेटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक ही लोकेशन पे या एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कोइंसाइड, अलग अलग जगह पे इनकी लोकेशन है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं पोलर मटेरियल, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके तो पोलर और नॉन पोलर जो हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं, ये किस बेसिस पे करने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ चार्ज के बेसिस पे। ओके इसके एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा हमारा CO2। CO2 दिस इज C, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ओके CO2, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। ओके कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए ऑक्सीजन को तो इनके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हुए उस कारण से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके अगर हम पूरे इसकी नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल का? 0। और इस मॉलिक्यूल से अगर हम कोई मटेरियल बनाते हैं तो उसका नेट चार्ज कितना होगा? 0। ओके अब देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्जेस जितने भी हैं उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो कहाँ होगा? इसके सेंटर पे। ये इसका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेज हैं इसके पास एक्स्ट्रा में, उन नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इस ऑक्सीजन के भी नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ओके अब चूंकि ये सिमेट्रिकल शेप के हैं तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर इन दोनों नेगेटिव चार्जेस के सेंटर की बात करें तो इन दोनों नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा? तो आंसर है इन दोनों को मिलाएं तो जो मिलाने वाली लाइन है उसका मिड पॉइंट। ओके और इन दोनों नेगेटिव चार्जेस को अगर हम मिलाते हैं एक लाइन के थ्रू और उस लाइन का मिड पॉइंट अगर हम ढूंढते हैं तो वो मिड पॉइंट कहाँ आता है? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आता है। ओके तो इन दोनों नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ दीज टू नेगेटिव चार्ज इज लोकेटेड हियर जस्ट अबव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज के पास में। ओके तो इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही लोकेशन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर प्लस चार्ज को मैं Q कह दूं तो माइनस चार्ज को मैं कहूँगा माइनस Q। तो प्लस Q और माइनस Q ये दोनों एक ही लोकेशन पे एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो और इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस या कुछ भी गैप नहीं है। ओके सो रिमेंबर दिस, इस तरह के मटेरियल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही लोकेशन पे मिलते हैं, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर। क्यों? ऐसा क्यों कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होने से इनको नॉन पोलर कहेंगे? तो इसका आंसर ये है कि अगर सपोज इन दोनों के बीच में गैप होता, सपोज प्लस Q यहाँ है और माइनस Q भी इसी के ऊपर ना होके कहीं दूर होता, यहाँ पे होता,
तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाती, एक गैप आ जाती। अगर इन दोनों के बीच में गैप आ जाता तो ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये जो एक फॉर्मेशन हुआ है, ये हमें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं अपोजिट नेचर के और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, डाइपोल मिलता। डाइपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल्स, प्लस एंड माइनस के। तो दो पोल बन रहे हैं यहाँ पे, एक माइनस का और एक प्लस का। तो यहाँ पे अगर इस तरह का हमें देखने को मिलता तो ये क्या कहलाता, ये नॉन पोलर नहीं कहलाता। उस केस में ये क्या कहलाता वो भी आगे पढ़ेंगे। बट रिमेंबर दिस, अगर ऐसा सिस्टम देखने को मिलता तो ये नॉन पोलर कहलाता, सॉरी नॉन पोलर नहीं कहलाता। ओके, बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है CO2 में कि ये प्लस और माइनस दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी गैप नहीं है, प्लस और माइनस एक ही लोकेशन पे रखे हुए हैं। ओके, प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही लोकेशन पे हैं, इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं है। और अगर गैप नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने की कंडीशन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका डाइपोल मोमेंट, और उसका फॉर्मूला होता है Q × 2L। चार्ज तो है इनके पास, बट इनके पास 2L वाली जो डिस्टेंस है वो नहीं है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दिस, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब वो डाइलेक्ट्रिक, वो मटेरियल जिसमें मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि होने की कंडीशन क्या है, चार्जेस के बीच में सेपरेशन। अगर सेपरेशन होगा तो लेंथ एग्जिस्ट करेगी, डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, और डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा तो हमें 2L मिलेगा, 2L मिलेगा तो हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। इसलिए इसको नॉन पोलर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बन रहे हैं। ओके, प्लस और माइनस दोनों एक ही लोकेशन पे आ गए, अलग अलग लोकेशन पे होते तो हम कह देते एक पोल पॉजिटिव है, एक पोल नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही लोकेशन पे है, एक ही जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे दो सेपरेट अपोजिट पोल नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, नॉन पोलर वो डाइलेक्ट्रिक्स है, द डाइलेक्ट्रिक्स in which the center of positive charge coincide with center of the negative charge। They don't have any dipole moments। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक जिन मटेरियल से बना है, जिन मॉलिक्यूल से बना है, वो कैसे हैं, सिमेट्रिक शेप के हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप। So this is the reasoning why they are coinciding at a single location। एक ही जगह पे क्यों coincide कर रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिक शेप के हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस, द डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये वो डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही लोकेशन पे क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ओके, कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता ही नहीं है। नाउ इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं
एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका CO2 हो गया, और काफ़ी सारे हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम समझेंगे, जब उसको डिफाइन करेंगे, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी शेप एसिमेट्रिक होती है, और एसिमेट्रिक होने के कारण उनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। जैसे H2O, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो देखिए, इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन का जो पूरा नेगेटिव चार्ज है, उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे। इस एटम का पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कहाँ है, यहाँ पे। इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली इनको अगर एक लाइन से मिलाएं, इस इमेजनरी लाइन से, तो इसका मिड पॉइंट यानी यहाँ पे। सो दिस इज द पॉइंट एट विच दीज टू चार्जेज आर कोइंसाइडिंग। प्लस प्लस, इन दोनों का ये क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज। ओके, तो इन दोनों प्लस का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए, ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं इसको माइनस क्यू कहूँ तो इसको क्या कहूँगा, प्लस क्यू। तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे गैप है, एक डिस्टेंस है। दो इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं, और दोनों के बीच में गैप है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट और इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फिक्स डिस्टेंस। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हमें कहीं देखने को मिलता है तो देखते हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। कंडीशन क्या हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि दोनों चार्जेस इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट होनी चाहिए नेचर में। तो देखिए, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है नेचर में, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होने जा रही है। क्यों? क्योंकि साथ में दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। दूसरी कंडीशन, दोनों चार्जेस अपोजिट होने चाहिए नेचर में। तीसरी कंडीशन, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर ऑफ चार्जेस हमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, ये कैसा, ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे बिहेव कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो दिस इज, ये माइनस ये प्लस, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है 2L। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ पे चार्ज तो है ही, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का एक का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 2L की कुछ ना कुछ वैल्यू है, 2L यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे ही अगर हम बात करें HCl की, HCl, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसका सेंटर यहाँ पे। अगर ये प्लस क्यू है तो ऑब्वियसली ये माइनस क्यू होगा। इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव रह गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, बट नेचर अपोजिट होगा।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ से एक निकला तो यहाँ पे आए कितने, एक ही तो आएगा। यहाँ से ये जितने देगा उतने ही तो ये लेगा, तो यहाँ से जितने जा रहे हैं उतने यहाँ पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम रहेंगे, बट जो देता है चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्यू भी दिख रहे हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ भी डायपोल मोमेंट है। ओके, सो रिमेंबर दिस, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे मटेरियल जिनकी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स उनके बीच में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में गैप है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल वो डायपोल के जैसे बिहेव करते हैं, डायपोल के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो उनके पास डायपोल मोमेंट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल से बने हुए मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे पोल बन रहे हैं, दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल। ओके, सो दीज या द डाइलेक्ट्रिक्स in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे नेचुरली इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ओके, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर एसिमेट्रिक and have a permanent dipole moment। इनके पास डायपोल मोमेंट होता है और इनके मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक होते हैं। HCl हो गया और हमने लिया H2O। ओके, सो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, एटसेट्रा। नाउ सो वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की। हमें मालूम है डाइलेक्ट्रिक्स मतलब इंसुलेटर्स यानी नॉन कंडक्टर्स, तो ये करंट तो कैरी करेंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं, बट हमने कहा था कि ये एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो देखिए अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या चीज़ होता है? सो पोलराइजेशन जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम रख देते हैं तो वहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है चार्जेस के साथ में कि वहाँ पे उस डाइलेक्ट्रिक की दोनों सरफेसेस पे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लिया एक, तो उसके पास दो सरफेसेस होंगे, एक सरफेस राइट वाली एक सरफेस लेफ़्ट वाली, तो इन दोनों सरफेसेस पे अपोजिट नेचर के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, या यूँ कह दीजिए इन दोनों अपोजिट सरफेसेस पे, ये राइट हैंड साइड की सरफेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों अपोजिट सरफेसेस पे अपोजिट नेचर के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो चार्जेस का अलग अलग सरफेस पे आ जाना, अलग अलग चार्जेस का या अपोजिट नेचर के चार्जेस का अलग अलग अपोजिट सरफेसेस पे आ जाना, सेपरेट हो जाना, मटेरियल के अंदर ही है चार्जेस लेकिन मटेरियल के अंदर ही चार्जेस का सेपरेट हो जाना, सेपरेशन हो जाना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। देखिए कैसे, व्हेन द फिनोमिना
of separation of opposite nature charges within the material is called polarization. ओके तो देखिए कैसे होता है ये हमने लिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों को इंडिविजुअली हम चेक कर लेते हैं। हमें करना क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक को यानी पोलर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप तैयार करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सा वाला यूज़ में लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। हमने दो प्लेट ली, और सेम साइज की सेम शेप की और एक दूसरे के सामने स्ट्रेट पैरेलल रखा। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया और एक को नेगेटिव चार्ज दिया। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है तरीका कैसे करते हैं। हम चाहें तो केवल इस प्लेट को चार्ज दे सकते हैं। इस प्लेट को चार्ज जितना चार्ज देंगे उतने ही ये चार्जेज इस वाले कंडक्टिंग मटेरियल पे यानी इस मेटल की प्लेट पे इंड्यूस कर देगा। अगर यहाँ पे हमने 100 चार्जेस दिए तो 100 चार्जेस वो यहाँ पे इंड्यूस कर देगा अपोजिट नेचर के। और बाकी जो दूसरे चार्जेस होंगे जिनको हम फ्री चार्जेस कहते हैं उनको हम अर्थिंग के थ्रू कहाँ ले जाएंगे, अर्थ के साथ जो चार्जेस हैं उनसे न्यूट्रलाइज करा देंगे। ओके तो ये भी तरीका हमारे पास है। या सिंपल हम ये बोल देते हैं बैटरी लगा के हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। अभी हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि इनके पास ये चार्जेस हमने किस तरीके से दिए, हमें बस अभी ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव प्लेट चाहिए और एक नेगेटिव प्लेट चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो शीट है या जो प्लेट होती है वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना रहे हैं हम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उसके किसी भी लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके और अगर आप पिक्चर के थ्रू समझना चाहें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसकी पहचान ये है कि गैप कैसा होना चाहिए, सबके बीच में सेम होना चाहिए। सेम गैप होगा यानी क्राउडनेस कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की सेम है, तो इट मीन्स ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं लाइन्स। ओके तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलर की। तो देखिए ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक स्लैब यानी एक रेक्टेंगुलर स्लैब, जैसे ईंट होती है वैसी हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली। ओके देखिए हम बात कर रहे हैं पोलर की, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हमने क्या कहा, पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो उनकी वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऐसे प्लस माइनस। पोलर मॉलिक्यूल के बीच पास जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, इसलिए वो डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। ओके इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग लोकेशन पे है। ओके ये एक प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस,
तो इस तरह से ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अभी हमने इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के पास क्या होता है, हमें पता है इंडिविजुअल जितने भी मॉलिक्यूल है अंदर, जिन मॉलिक्यूल से ये मिलके बना है, उन मॉलिक्यूल्स के पास अपना अपना डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, और ये इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, और ये इसकी डायरेक्शन, ये इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो हर पार्टिकल के पास, हर मॉलिक्यूल के पास, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास उसका अपना डायपोल मोमेंट है। ओके, अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए, इस पूरे मटेरियल के लिए पूछा जाए कि बताइए पूरे मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट कितना है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अपना अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाता है। ओके, बट ये जो मटेरियल है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आंसर है इसके अंदर हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, एक दो तो है नहीं। तो हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल अपना अपना डायपोल मोमेंट बनाता है। किस डायरेक्शन में, कोई एक डायरेक्शन में बनाता है क्या, तो आंसर है नहीं, हर कोई अपनी अपने अलग अलग डायरेक्शन में बना रहा है। इस वाले का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। यानी हर पॉसिबल डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट काम कर रहा है। हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यानी यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो कैसा है, रैंडम है। कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि सारे के सारे डायपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट काम कर रहे हो, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन है सबकी। अब प्रोबेबिलिटी से हम ये कह सकते हैं कि अगर लाखों मॉलिक्यूल्स से मिलके ये मटेरियल बना है, इसमें लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनमें से 1000 इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं डायपोल मोमेंट, तो 1000 इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे होंगे, इसके अपोजिट। ओके, तो अगर 1000 डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सब मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट का सेम है, क्योंकि चार्ज सेम है सबका, डिस्टेंस सबके बीच में सेम है, ओके 12, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है सब जगह, लेकिन डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। इधर से 1000 डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो 1000 इस तरफ है। इक्वल और अपोजिट वेक्टर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही अगर 1000 इस तरफ काम कर रहे हैं तो 1000 इस तरफ से काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं उन सबके जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो हर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी उनका ओरिएंटेशन कैसा है, रैंडम। रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपको उनकी डायरेक्शन मिल जाएगी डायपोल मोमेंट की। तो इसलिए अगर हम उनका नेट इफेक्ट निकालना चाहे तो नेट इफेक्ट कितना निकल के आएगा, 0। क्योंकि अगर 10 इस तरफ से यू जा रहे थे तो हमें पता है कि 10 इधर से आए, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। अगर कुछ ऐसे जा रहे थे डायपोल मोमेंट तो उतने डायपोल मोमेंट ऊपर से नीचे आए और उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना निकल के आएगा ऐसे केस में, 0। इंडिविजुअल डायपोल्स है यहाँ पे और इंडिविजुअल डायपोल्स का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हर डायपोल मोमेंट की अपनी अपनी डायरेक्शन है। और इतने सारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कि हम प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं, संभावना है ये कि ये सारे के सारे कैसे हैं, रैंडम है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना निकल के आएगा इसका, पी नेट डायपोल मोमेंट होगा इसका 0। सो रिमेंबर दिस, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट but in the absence of external electric field its net dipole moment is 0। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लेना आपको। अब इस मटेरियल को उठा के हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे बनाया, इस प्लेट के थ्रू पॉजिटिव और माइनस प्लेट रखी तो उनके बीच में अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया। और कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम इसको रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल।
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो आंसर है वो उस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, यानी वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए रोटेट करते हैं। ओके, तो ये जितने भी डाइपोल्स हैं, जिसका किसी का प्लस लेफ्ट में है तो किसी का प्लस राइट में है, किसी का प्लस नीचे है तो किसी का प्लस ऊपर है, किसी का प्लस इस तरफ है तो किसी का प्लस इस तरफ है। तो हमने क्या देखा, जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स थे जो रूम टेम्परेचर पे इधर उधर फैले हुए थे, जैसे ही इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते ही ये क्या करा, इन सब ने टॉर्क एक्सपीरियंस करा। टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करा, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्होंने क्या करा, इनके ऊपर इन मॉलिक्यूल्स में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन नेगेटिव चार्जेस को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्जेस को उसी फोर्स से रिपेल किया। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है। ओके, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, बट इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग लोकेशन पे है। एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है लेफ्ट में, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, और पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड पे, इस पे रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा है। तो दो फोर्स लग रहे हैं और एक ही मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं। तो दो इक्वल फोर्सेस, एक ही मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और वो भी डिफरेंट पॉइंट पे, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो टॉर्क क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क बनता है और टॉर्क के कारण क्या करेगा ये डायपोल लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। तो जो जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे क्या करेगा, वो घूमेगा और घूम के अपने आप को किस तरह से सेट करने की कोशिश करेगा, इस तरह से सेट करने की कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में अलाइन हो जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कौन सी है, तो उसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, डिस्प्लेस होना चाहता है, और उसी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहता है। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ओके, ये दोनों क्या करते हैं, चार्जेस स्ट्रेच करते हैं और इस तरह से क्या करना चाहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या होगा, इस वाले की बात करते हैं, जैसे इस वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा, तो इस वाले मॉलिक्यूल का इस तरह से ये होगा। ये नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर। इस वाले में देखिए ये पॉजिटिव पहले लेफ्ट में था, नेगेटिव राइट में था, तो ये रोटेट किया, ये पॉजिटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, रिपल्शन वाला फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे अट्रैक्शन वाला लगा। तो इस तरह से क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसी लोकेशन पे क्या कर गया, घूम गया, घूम के इसने क्या कर दिया, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर दिया। ओके, फिर ऐसे ही दूसरा वाला, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे ही ये तीसरा वाला माइनस प्लस, ऐसे ही यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो हम क्या देखते हैं, जितने भी डायपोल्स थे जो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे, वो सब के सब किस डायरेक्शन में आ गए, एक यूनिक डायरेक्शन में आ गए। सब ने अपने आप को किस तरह से सेट कर लिया कि जैसे सब के सब क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं। ओके, तो नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी तरफ आ जाना चाहती है, नेगेटिव चार्जेस अपनी इस वाली सरफेस पे आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक की इस वाली सरफेस पे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इस वाली सरफेस पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है। पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन के कारण इस वाली सरफेस पे आना चाहते हैं,
क्योंकि ये सरफेस नेगेटिव प्लेट के पास में है। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं, तो इनकी शेप में भी चेंज आ जाता है। जो पहले ऐसी शेप थी वो शेप कैसी हो जाती है, वो शेप इस तरह से हो जाती है, यानी एक तरह से खींचने लगता है। जैसे आपके हाथ में बैलून है, तो बैलून को अगर आप बीच में से दबाएंगे तो वो साइड से फूल जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है कि ये खींच रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे खींच रहा है। पॉजिटिव में से नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होकर नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है। तो एक दूसरे से ये दूर होते जाते हैं मॉलिक्यूल। ओके, और उसके लिए क्या करते हैं, ये घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डायपोल ऐसा था, पहले ऐसा था, इस डायपोल का पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ये यूँ घूम गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों घुमा रहा है इसको ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल्शन वाला फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट होता है, तो ये इधर जाता है रिपल्शन कारण, ये अट्रैक्शन कारण इस तरफ आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन होता है। तो इस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, अलाइनमेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम क्या देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन, और ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बाहर से, इसको नाम दे दिया हमने ई नॉट। ई नॉट यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अप्लाई किया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया और उसके कारण डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। तो अब क्या हुआ, इसमें नेट डायपोल मोमेंट आ गया। अब इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पहले नेट डायपोल मोमेंट 0 था, लेकिन अब नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पहले नेट डायपोल मोमेंट 0 होने का कारण क्या था, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में काम कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 निकल के आया। बट यहाँ पे सारे डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे वेक्टर एडेड हो जाएंगे, वेक्टर एडिशन हो जाएगा, इसलिए जो नेट डायपोल मोमेंट है यहाँ पे 0 नहीं होगा। ओके, तो जब किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जितने भी रैंडम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट काम कर रहे थे वो सबके सब एक यूनिक डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं, सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और उस तरह से क्या होता है, हमें नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है। ओके, सो रिमेंबर दिस, इसको लिख लेना है हमें कि वेन एवर ए पोलर डाइलेक्ट्रिक is placed in external electric field, then individual molecule or dipoles experiences torque and they all try to align themselves along the direction of electric field to come into stable
equilibrium condition. Okay, so whenever a polar dielectric is placed in an external electric field, then individual molecule or dipole experiences torque and they all try to align themselves along the direction of electric field to come into the stable equilibrium condition. ये सब अब stable equilibrium वाली condition में आ गए हैं. ओके, आप लास्ट टॉर्क के वीडियो में देख सकते हैं जाके कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन किसको कहते हैं. ओके नाउ ये तो हो गई पोलर की बात. अब बात करते हैं नॉन पोलर की. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है देखिए. सो मान लेते हैं ये पोलर की जगह नॉन पोलर है. नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिससे प्लस और माइनस एक ही लोकेशन पे होते हैं. ये प्लस माइनस को हम अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा इनमें हमने गैप रखा हुआ है. अदरवाइज ये दोनों एक ही लोकेशन पे, ध्यान रखिए, प्लस के ऊपर ही माइनस है. ओके, ये है नॉन पोलर. अब देखिए नॉन पोलर के अंदर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. अगर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली नेट डाइपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं. ओके, अब इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा. ओके, जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ हुआ था वही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ होता है. ये प्लस के ऊपर क्या होगा, जैसे ये प्लस और इसके नीचे माइनस, तो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग वाला फोर्स काम करेगा. तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, ये स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होके इनकी शेप ऐसी हो जाती है. सारे के सारे माइनस लेफ्ट हैंड वाली सरफेस पे आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक की. ओके, सारे के सारे माइनस से मतलब जितने भी माइनस है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहते हैं. क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, पॉजिटिव प्लेट, और जितने भी प्लस है वो सब राइट हैंड साइड में रहते हैं मॉलिक्यूल के. क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट. तो इस तरह से अपने आप को ये अलाइन कर लेते हैं. तो चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, बिफोर एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफरेंस है. बिफोर एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज नहीं किया, अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया ऊपर इस नॉन पोलर के ऊपर, तो इनके पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं है. ओके, और ऐसा ही पोलर की अगर हम बात करें तो पोलर के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट था. तो ये मेन डिफरेंस है नॉन पोलर और पोलर में कि पोलर के अंदर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर के अंदर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. हाँ, लेकिन बात करें नेट डाइपोल मोमेंट की, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो दोनों में जीरो होता है बिफोर एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है. तो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो जाता है. बस अंतर एक चीज़ का है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है पोलर के केस में इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, उनकी वैल्यू होती है. ओके, सो रिमेंबर यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है. तो वैन एवर ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो आप यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर एक नॉन पोलर को हमने डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और डाइपोल्स, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस फोर्स वेयर पॉजिटिव चार्ज
experience force in the direction of applied electric field and negative charge experience force opposite to the applied electric field. Due to this force, both type of charges are stressed within the molecule. Due to this, a distance यानी एक गैप is formed between the both equal and opposite charges of the molecules, and as a result dipoles are formed inside the dielectric material. And they all have net dipole moment along the इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जब नॉन पोलर को रखते हैं तो ये होता है इस तरह से. हर मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा जो अब चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं. इक्वल और अपोजिट चार्जेस स्ट्रेच हो रहे हैं. स्ट्रेच होने से उनके बीच में डिस्टेंस आ गई. डिस्टेंस आने से ये इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट हो गया. इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट हो गया तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या बन गए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए. सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए और सबके पास अपना अपना डायपोल मोमेंट आ गया. और सबका डायपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है. ओके, सो नेट डायपोल मोमेंट इज अचीव्ड. ओके, सो ये हो गया हमारा पोलर एंड नॉन पोलर. तो फाइनली हम कह सकते हैं कि चाहे पोलर मटेरियल हो यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों केस में डायपोल मोमेंट बनता है, डायपोल मोमेंट मिलता है. ओके, सो ये दोनों में कॉमन है. तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आगे देखिए क्या होता है. अभी तक तो हमने ये देख लिया कि डायपोल घूम गया किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. अब क्या होता है तो देखिए, ये है डाइलेक्ट्रिक. अब ये चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ देखने को मिल रही है. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमारी जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने नाम दिया E0. ओके, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर
सॉरी मटेरियल के अंदर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके देखिए डायपोल्स घूम गए। अब क्या होता है डायपोल्स घूमने से, तो देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन किसको कहेंगे, देखिए जैसे ही डायपोल बन गए, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे बन गए हैं, सबका अपना अपना डायपोल मोमेंट आ गया है। नेगेटिव चार्ज जो है वो इस वाली प्लेट की तरफ जाते हैं, इससे बंधे हुए रहते हैं। ये वाले इस वाली सरफेस के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक की इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ये वाले नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस खींच रहे हैं अपनी तरफ, और जितना इन पे अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन वाला फोर्स लगाते हैं। तो रिपल्शन के फोर्स के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले प्लेट पे आ जाते हैं, या यूँ कह दीजिए इन नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन के कारण इस वाली सरफेस पे, डाइलेक्ट्रिक की ही सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं इस तरफ। ओके अब बात करते हैं अंदर के चार्जेस की। अगर हम अंदर देखें तो देखिए ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव रिपेल होगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, और यही पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कर रहा है, इस वाले पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, दूर फेंक रहा है, और इस नेगेटिव को अपने पास बुला रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण इधर जाना चाहता है, और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन के कारण इधर जाना चाहता है। ओके तो ऐसा होने से क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसकी सरफेस को छोड़ के, जो सरफेस प्लेट के सामने एक्सपोज है उस सरफेस को छोड़ के डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें कहीं भी कोई चार्ज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी चार्जेस थे वो इतने क्लोज आ गए थे कि अपोजिट नेचर के चार्जेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे अब नेट चार्ज कितना है, इंडिविजुअल चार्जेस कितने हैं, 0। यहाँ पे हमें कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता। तो हमें चार्जेस कहाँ देखने को मिलते हैं, केवल सरफेस पे। डाइलेक्ट्रिक की इस वाली सरफेस पे जो पॉजिटिव प्लेट की साइड है, इस पे हमें देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज, और डाइलेक्ट्रिक की उस वाली सरफेस पे जो नेगेटिव प्लेट की साइड है उस पे देखने को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इनको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक के इन दोनों सरफेसेस पे नेट चार्ज एग्जिस्ट करने लगता है। ओके तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अंदर चार्जेस नहीं है। अब हमें चार्जेस केवल कहाँ दिख रहे हैं, सरफेस पे। दोबारा से चार्जेस कहाँ दिख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे। इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है। अभी हमने कहा था पोलराइजेशन किसको कहते हैं, जब अपोजिट नेचर के चार्जेस मटेरियल के अंदर ही हैं बट क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, मटेरियल को छोड़ के अभी नहीं गए बाहर। ये पॉजिटिव चार्जेस अभी डाइलेक्ट्रिक की इधर वाली सरफेस के ऊपर ही है, प्लेट के पास नहीं गया, सरफेस पे ही है। ओके
और ये नेगेटिव चार्ज भी सरफेस पे ही है, यानी ये दोनों चार्जेस अभी मटेरियल के साथ ही हैं, मटेरियल से बाहर नहीं गए हैं। तो मटेरियल का अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि जितने नेगेटिव यहाँ है उतने ही पॉजिटिव यहाँ है। ओके, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है तो यहाँ भी कितने हैं, 5 ही नेगेटिव है। ओके, तो इस तरह से जितने नेगेटिव यहाँ है उतने पॉजिटिव यहाँ है। बस हुआ क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से दूर चले गए। तो चार्जेस का जो ये सेपरेशन होता है विद इन द मटेरियल, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेपरेशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनका जो सेपरेशन है विद इन द मटेरियल, is called polarization। ओके, ये पोलराइजेशन हो गया। अब देखिए पोलराइजेशन होने से क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है। देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप अंदर हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो पोलराइज चार्जेस के कारण बन रहा है, उन चार्जेस के कारण बन रहा है जो इंड्यूस हुए हैं, पोलराइज हुए हैं। पोलराइजेशन वाले फिनोमिना से हमें इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मिले, इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज मिले। ये किस कारण से, पोलराइजेशन के फिनोमिना से। तो इसलिए हम इन चार्जेस को पोलराइज चार्जेस भी बोल सकते हैं या इंड्यूस चार्जेस भी बोल सकते हैं। ओके, इंड्यूस क्यों, क्योंकि इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के कारण ये इंड्यूस हुए हैं यहाँ पे। ओके, ये चार्जेस। ओके, तो इसके कारण इन चार्जेस के कारण इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सरफेस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्लेट के थ्रू, उसकी डायरेक्शन कैसी है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वॉज अप्लाइड इनिशियली। जब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो कौन था, ई नॉट। इस डाइलेक्ट्रिक को रखा यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक को रखने से चार्जेस के सेपरेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन के बाद अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ईपी। ओके, अब इस ईपी का और इसका क्या रिलेशन है, देखिए जैसे यहाँ से 100 लाइंस गई, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में लगाया वो कितना लगाया, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन के बाद अंदर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है 40। ओके, बाहर से ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ये कितना, 100 लाइंस हमने भेजी है ऐसे, तो अंदर कितनी लाइंस इस तरफ आ रही है, 40। 100 लाइंस किस तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और 40 जो पोलराइज लाइंस है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, वो किस तरफ जा रही है, राइट टू लेफ्ट। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच में कैसा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन वाला। तो ई ओरिजिनल माइनस ई पोलराइज्ड, ये हमें देता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ये 100 है और ये 40 है, तो कितना मिला, 60। यानी इस तरह से हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड 100 लाइंस हमने भेजी ऐसे, यहाँ से 100 लाइंस भेजी, यहाँ से 40 लाइंस डेवलप हुई। 100 में से हमने 100 भेजी, इधर से 40 लाइंस आई, इधर से 40 लाइंस ने हमारी 100 में से 40 लाइंस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, तो हमारे पास कितनी बची इस डायरेक्शन में, 60। तो ये जो 60 लाइंस है ये किस में है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम सिंपल ई से भी दिखा सकते हैं। सो रिमेंबर दिस, ई नॉट the external applied electric field, or we can say original electric field, the electric field which was created or which was produced by these two plates, metal plates. okay, जब ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ नहीं था, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक यहाँ भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसको हमने कहा पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डाइलेक्ट्रिक के अंदर बचा हुआ, वो है ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक।
ओके, बाहर से हमने 100 भेजे, यहाँ से 100 लोग आते हैं, यहाँ से 40 लोग आते हैं, 100 में से इधर सामने से 40 आते हैं, ये 40 इस 100 में से 40 लोगों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ बचे कितने लोग, 60 लोग। 60 लोग किस डायरेक्शन में जा रहे थे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ओके, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें कैसी मिलती है, रिड्यूस वैल्यू मिलती है। जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसकी वैल्यू हमें कैसी मिलती है, डिक्रीज वैल्यू मिलती है। हमने लगाया कितना था इनिशियली में, 100, डाइलेक्ट्रिक रखा, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हमारे पास बचा कितना, 60। हमने पहले कितना लगाया था, 100, और बचा कितना हमारे पास, 60। तो 100 में से 60 हमारे पास क्या है, बचा है। 40 का क्या हुआ, 40 कैंसिल आउट हो गया। 100 हमने बनाया था, भेजा था शुरू में, उसको पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बना 40, उसने उसमें से 40 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 60। तो इनिशियली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था 100 और फाइनली हमारे पास कितना बचा, 60। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो हम क्या कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया। डाइलेक्ट्रिक के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर, डाइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। दोबारा से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैसे बदला लेता है, वो डाइलेक्ट्रिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 100 इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बीच में डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया। तो बदले में डाइलेक्ट्रिक ने क्या करा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाउन कर दिया, कम कर दिया। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला, कम मिला, कमजोर मिला। ओके, तो इस तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसी मिलती है, रिड्यूस वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू। ओके, सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, चार्जेस का सेपरेशन हो जाना। और पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या है, पोलराइजेशन का इफेक्ट है वी गेट द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो लिख लेते हैं इसको, when a dielectric is exposed into an external electric field, then due to polarization an electric field opposite to the applied field is developed. And as a result we get net or resultant electric field, as reduced. Okay, so when a dielectric is exposed into an external electric field, then due to polarization an electric field opposite to the applied field is developed inside the dielectric. इसको लिखना भूल के, developed inside the dielectric. So as a result the net electric field inside the dielectric is reduced. Okay, so we can write E is equal to E नॉट माइनस ई पी, और इधर हम इसको स्पेसिफिक भी कर देते हैं, व्हाट इज ई नॉट,
ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज ई, इसको लिख सकते हैं रिमेनिंग और नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीनों हो गए, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। सो इनके ऊपर से वेक्टर का साइन हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वेक्टर साइन की। सो रिमेनिंग और नेट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये हो गया, काफ़ी सिंपल है ये। नाउ अब देखिए, अब इसमें एक डेरिवेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल सी लगती है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। देखिए हमारे पास रिलेशन निकल के आया, E इज इक्वल टू ई ओरिजिनल माइनस ई पोलराइज्ड। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे पास आई। या फिर इसको हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट बना रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण, ये चार्जेस के कारण। ये चार्जेस कौन से हैं यहाँ पे, इसकी शीट या जो भी प्लेट हमने ली है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उसकी सरफेस पे हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा ओरिजिनल, सिग्मा नॉट। रिमेंबर दिस, सिग्मा नॉट कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उस प्लेट की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो क्या था, ई नॉट, किसके कारण, इस चार्ज के कारण बन रहा था। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ई नॉट कितना है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गए सरफेस पे। तो सरफेस के ऊपर आते हैं चार्जेस। ध्यान रखिए ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब मतलब इसके पास लंबाई है, इसके पास ऊंचाई है और इसके पास डेप्थ भी है, यानी ये स्लैब है एक, इसके पास वॉल्यूम है। बट यहाँ पे जो चार्जेस बन रहे हैं, ये नेगेटिव चार्जेस जो आ रहे हैं वो सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्लैब ये है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो सरफेस कौन सी है, ये सरफेस है। इसके पास देखिए ये वाली लेंथ भी है, एक्स एक्सिस, इसके पास वाई एक्सिस भी है और इसके पास डेप्थ यानी जेड एक्सिस भी है। तो तीनों डायमेंशंस इसके पास है, यानी इसके पास वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, सरफेस के ऊपर हो रहा है। जैसे ये ग्रीन वाली सरफेस है, ये सारी की सारी नेगेटिव चार्ज को शो कर रही है और ये पॉजिटिव चार्ज को शो कर रही है। तो नेगेटिव चार्ज इस वाली सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज उस वाली सरफेस पे। तो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। चार्जेस कैसे हैं, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसके ऊपर सरफेस की चार्ज डेंसिटी को हम कह सकते हैं सिग्मा पी। इसके ऊपर माइनस सिग्मा पी, इसके ऊपर प्लस सिग्मा पी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी टोटल की सरफेस चार्ज डेंसिटी के केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों पे कितनी है, सिग्मा पी। ओके, देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव प्लेट शीट, और ये एक नेगेटिव शीट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी भी है सिग्मा, लेकिन ये प्लस में है तो ये माइनस में होगी क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए हमसे कहा गया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इन दोनों के कारण। तो इस शीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना होगा, माइनस में होगा। या यूँ समझ लीजिए इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, आउटवर्ड। इस नेगेटिव के कारण इसमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि शीट है
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन साइन कौन सा आता है बीच में, माइनस का। क्यों? क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया यहाँ पे, 0। ऐसे ही यहाँ पे इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। अब बात करते हैं अंदर की। अंदर किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के कारण कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो इन दोनों में अब क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू शीट्स, जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों शीट के कारण उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना होगा, 0। तो ये नेगेटिव सरफेस, ये पॉजिटिव सरफेस, ये कैसे बिहेव कर रही है, प्लेन शीट के जैसे। तो ये प्लेन शीट के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EP। तो EP कितना होगा यहाँ पे, EP होगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वैल्यू ऑफ EP। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, पोलराइज चार्जेस के कारण, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। यहाँ पे कौन से चार्ज डेवलप हो रहे हैं, QP, ये नेगेटिव वाले, जितने नेगेटिव यहाँ है उतने ही पॉजिटिव यहाँ है, तो ये Q पॉजिटिव में QP। तो जैसे अभी हमने निकाला वैसे हम इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो नेगेटिव सिग्मा P, इसकी पॉजिटिव सिग्मा P, लेकिन हम साइन को नहीं यूज़ में लेंगे, हम डायरेक्शन से कर रहे हैं काम, तो डायरेक्शन से यूज़ में लेके हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ओके, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, EP, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्या है, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट की नहीं है ये, रिमेंबर दिस, प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनता है वो कितना है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EP कितना है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एलसीएम ले लिया, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P इंटू E, इसको हम लिख सकते हैं E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P। तो ये एक रिलेशन हमें मिलता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोलराइजेशन हुआ। यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, वॉल्यूम के अंदर हो रहा है। वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ भरे पड़े हैं, इस स्लैब के वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं, डाइपोल्स बन रहे हैं। ओके, तो जो पोलराइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर हो रहा है। ओके, तो पोलराइजेशन हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई। ओके, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम कह सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और इसको हम लिखते हैं, ये होता क्या है, ये होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। मान लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई है वो है x। ओके, जो इसकी मोटाई है, जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है। और इसका जो एरिया है, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह का है, इस तरह का, ये डाइलेक्ट्रिक है। ओके, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। इसके पास मोटाई है, तो ये लंबाई हो गई इसकी x, और ये हो गया इसका एरिया, ये इसका है एरिया, या हम इसको u भी रख सकते हैं। हमने मान लेते हैं इसको ऐसे रखा हुआ है,
ओके, इसको बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, तो हमने इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये दो प्लेट के बीच में ऐसे रखा हुआ है। तो ये तो है इसका एरिया, ए एरिया, और ये है इसकी थिकनेस एक्स। ओके, तो इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस थिकनेस को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा वॉल्यूम। ओके, सो पोलराइजेशन वेक्टर, यहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, डायपोल मोमेंट ही है। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास वॉल्यूम है, इसकी मोटाई है स्लैब की, तो इसके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल वॉल्यूम के अंदर है, डायपोल मोमेंट्स कहाँ बन रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर बन रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम के रेफरेंस में। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उस डायपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ओके, सो पोलराइजेशन क्या चीज़ है, डायपोल मोमेंट ही है, लेकिन जब डायपोल मोमेंट को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तब पोलराइजेशन कहते हैं उसको। डायपोल मोमेंट को हम क्या कहने लग जाते हैं, पोलराइजेशन। ओके, सो इसको हम दिखाते हैं कैपिटल P से इस तरह से। ओके, इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट P अपॉन V वॉल्यूम। सो P डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, हमारे को पता है, Q इंटू 2L। Q ये डायपोल मोमेंट किसका है, डायपोल मोमेंट डायपोल्स का, डायपोल्स यानी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये डायपोल मोमेंट किसका है, डायपोल मोमेंट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो यहाँ पे जो चार्ज है, ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज किसका है, उन मॉलिक्यूल्स का है जो डायपोल्स, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर है। तो ये चार्जेस कौन से हैं, पोलराइज चार्जेस, क्योंकि पोलराइजेशन किसका हुआ है, डाइलेक्ट्रिक का हुआ है। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे Q के साथ में हमें क्या लगाना है, P लगाना जरूरी है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं अपन, सिग्मा P क्या है, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है ये। पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, QP ये क्या है, पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड चार्जेज भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। इसको x की जगह पे हम लिख देते हैं T, थिकनेस, T थिकनेस। ओके, नाउ डायपोल मोमेंट किसका, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स का। तो डाइलेक्ट्रिक का चार्ज कितना है, QP, QP इंटू 2L। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, T। ओके, एरिया इंटू थिकनेस। नाउ व्हाट इज 2L, 2L क्या है, देखिए ये नेगेटिव Q और ये पॉजिटिव Q, ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दोनों सरफेस चार्जेस हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक की दोनों सरफेस मिलकर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रही है, क्योंकि एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, QP QP, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, T। सो 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T। ये डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट का काम कर रहा है, QP इंटू T अपॉन A इंटू T। सो T से T कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला,
QP अपॉन A, QP अपॉन A। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी सरफेस? पोलराइज्ड। चार्ज कौन सा है? ये पोलराइज चार्ज, यानी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस। तो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी यहाँ पे सिग्मा पी। सो दिस इज सिग्मा पी। तो हमें एक रिलेशन मिला, पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है? इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी। ये एक रिलेशन मिला। ओके, नाउ इसके अंदर और देखिए, हमें एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसमें लास्ट में, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, हमने यहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, EO हमने लगाया 100, अंदर से हमें जवाब मिला 40 का, तो बचा कितना? 60। हमने 100 ऐसे लगाया, पोलराइज फील्ड बना अपोजिट डायरेक्शन में 40 का, तो बचा कितना अंदर? 60। ओके, दूसरी बार वापस से हमने 100 लगाया, लेकिन दूसरी बार अंदर से हमें मिलता है 80, तो बचा कितना? 20। तो एक केस में तो हमारे पास 20 बचता है, एक केस में 40 बचता है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलता है हमें, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 मिलती है और एक बार 80 मिलती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन कम या ज़्यादा हो रहा है। जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो इट मीन्स पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ है। देखिए, यहाँ से हमने 100 लगाया, ओके, और अंदर से 40 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो हमारे पास कितना बचता है? 60 हमारे पास बचा है। ओके, हमने यहाँ पे 100 लगा के रखा और अंदर से पहले 100 लगाया, अंदर से हमें मिला 60, तो हमें कितना मिला? 40। दिस इज